नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे तालिबान पर क्या हो रणनीति की। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। अफगानिस्तान में हुकूमत बदल गई, तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि तालिबान अफगानिस्तान को कैसे चलाएगा, उसकी क्या नीतियां होंगी, भारत समेत तमाम मुल्कों से वो कैसे ताल्लुकात रखना चाहेगा। वैसे जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से वहां को के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तालिबान के कहर की खबरें लगातार आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हाल सबसे बुरा है। एयरपोर्ट पर लोग जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी की एक बोतल 1,000 रुपए में मिल रही है, जबकि चावल की एक प्लेट 7,500 में। हजारों लोग पलायन करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत अमेरिका अपने लोगों को एयरलिफ्ट करा रहे हैं। लोगों में पसरा खौफ बताने के लिए काफी है कि तालिबान की हुकूमत कैसी होगी। हालांकि तालिबान का कहना है कि वो भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहता है। इस बीच अफगानिस्तान के ताजा हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालात और सरकार के कदम की जानकारी दी। सरकार का कहना है कि अभी पूरी तरह से फोकस अफगानिस्तान से लोगों को निकालने पर है। दुनिया की तरह भारत भी तालिबान को लेकर अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। विपक्षी दलों ने भी एक सुर में कहा है कि वो सरकार के साथ एकजुट है। सरकार एक तरफ वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान को चेतावनी भी दी जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत ने साफ कहा कि अगर अफगानिस्तान से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि होती है तो माकूल जवाब दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? जब पाकिस्तान, चीन और रूस तालिबान को खुला समर्थन दे रहे हैं तो फिर ऐसे में भारत की तालिबान को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए? विपक्ष पिछले दिनों से लगातार अफगानिस्तान में बदले हालात को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहा है। प्रधानमंत्री की पहल पर बुलाई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्रालय ने प्रतिनिधियों की हर शंका का समाधान किया। बैठक में एस जयशंकर ने विपक्षी नेताओं को बताया कि भारत भी दूसरे देशों की तरह इंतजार करो और नजर बनाए रखो की नीति पर चल रहा है। वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। भारत अब तक काबुल से करीब 800 से ज्यादा भारतीयों को निकाल चुका है। विदेश मंत्रालय इस वक्त नागरिकों की सुरक्षित वापसी के मिशन में जुटा हुआ है। इस बैठक में विपक्ष ने तालिबान के आने के बाद सीमा पार से आतंकवाद बढ़ने के अंदेशे जताए। सरकार से इस बात पर भी जवाब मांगा गया कि देश में रह रहे अफगानी छात्रों को लेकर सरकार का क्या रवैया है, तो अफगानिस्तान में जारी प्रोजेक्ट के बारे में सरकार की क्या योजना है और उसको लेकर क्या बातचीत हुई है। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सभी सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। I responded to everybody's comments individually. विपक्ष ने भी अफगानिस्तान के मामले में मोदी सरकार को सहयोग का भरोसा दिया। ये किसी को संतुष्ट होना नहीं होने की बात नहीं, ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, एक इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीजें बाद में बताई जाएंगी। जयशंकर ने भी ये बताया कि तालिबान 2020 में दोहा में हुई बैठक में अमेरिका से हुए करार से मुकर गया है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार को विदेश नीति को लेकर भरोसे में लेने को कहा था। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, प्रमुख नेता टी.आर. बालू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल सहित कुछ अन्य नेता भी शामिल। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और मेरे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय में सबसे पहले आपका करा दूं, मेरे साथ महेश वर्मा है भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मेरे साथ हैं अनिल तुगनयन, पूर्व राजनयिक हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले महेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, तालिबान के साथ संपर्क और संवाद को लेकर किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? आज की ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया? महेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको?
तो महेश जी तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अजय जी, आज ऑल पार्टी मीटिंग में जो कुछ निकलकर सामने आया, जिस तरह की स्टेटमेंट आई, उसके बाद अपोजिशन से सेटिस्फाई है, संतुष्ट है विपक्ष? अभी जो प्रश्न है तालिबान के संदर्भ में यदि देखें तो राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय कहीं भारत की विदेश नीति से संबंधित है। और इन मुद्दों पर मुझे लगता है सभी पार्टियां, चाहे आंतरिक दृष्टिकोण जो भी हो, लेकिन बाह्य दृष्टिकोण हम सब एक रखते हैं। जब भी विदेश नीति की बात आती है, आंतरिक सुरक्षा की बात आएगी, उस पर हम जरूर बहुत सारे मुद्दों पर डिफरेंसेस हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान को लेकर के और ओवरऑल तालिबान के क्राइसिस को लेकर के हम लोगों को जो डील करना चाहिए था, निश्चित तौर पे कई उसमें कमियां भी दिखी। जैसे हमारे लोगों को आने की बात है, कैसे उनको लाया जाए, कैसे उनको इवैक्यूएट किया जाए, उस पर क्या स्ट्रेटजी है, अभी कितने लोग वहां हैं, ये सब प्रश्न जरूर है। सरकार से हम अलग मंचों पर इस पर बात करते हैं और करेंगे भी, लेकिन जहां तक सरकार को समर्थन की बात है, मुद्दों पे आधारित समर्थन और विदेश नीति के संदर्भ में, अफगानिस्तान के डिप्लोमेसी के संदर्भ में, हम आज भी चाहते हैं कि गुणात्मक तौर पे और सिक्योरिटी जो एनवायरनमेंट है साउथ एशिया का विशेष करके, और जिस तरह से तालिबान ने अचानक वहां पे मैंने एक तरह से कब्जा किया है, हमें उस पे संवेदनशीलता से और समयबद्ध सीमा के अंदर सब बातों को ध्यान में रखना होगा। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के तहत इसको भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि वहां की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रही है उस पर भी हमारा ख्याल रहे, हमारे नागरिकों का भी ख्याल रहे, और कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो एक संवेदनशील मुद्दा है और जिस तरह से आतंकवादियों को समर्थन करता है ये पूरा नेटवर्क, चाहे हकानी नेटवर्क है, पाकिस्तान का नेटवर्क है, तो हमारे लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इस चुनौतियों के बीच सरकार एक सक्षम सही दृष्टिकोण से अपनी कूटनीति अपनाए, और जहां हमारी जरूरत है एज अ पार्टी के लेवल पर भी, एज अ देश के एक नागरिक के लेवल पर भी, हम सब लोग इन मुद्दों पर साथ रहेंगे। बस क्लियरिटी रहे सरकार की कि क्या तालिबान से सरकार को संबंध बनाना है या नहीं बनाना है तो किस स्तर पर बनाना चाहिए, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी इंपेरेटिव जो है हमारे फेवर में रहे। अमेरिका और बाकी देशों से जो हमने बात करने का प्रयास अजय किया है, जी, दोहा कतर में इतनी सारी खामियां आपने बता दी और फिर उसके बाद ये भी बता दिया हम साथ भी हैं। कमाल है सर, आप तो। नहीं, खामियां हम नहीं बता रहे, जो सच्चाई है वो हम व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग भी दिखा रहे हैं रोज। ये कैसा साथ है फिर? ये कैसा साथ है सर? तालिबान से हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई को भी स्वीकारना पड़ेगा कि वो सत्ता में आ गई, और उसमें हमारे क्या स्ट्रेटजी होने चाहिए। जिस तरह से हम कतर में बात भी कर रहे थे और पब्लिक डोमेन में हम उसको अस्वीकार भी रहे थे, और कहीं ना कहीं अंतिम तक जो है हम वेट करते रहे और हमारे हाथ से बाहर कई चीजें चली गई। आज भी हमको सबको पता है कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट से ही हमारे नागरिकों को बाहर लाने में हम सक्षम हो रहे हैं, जबकि जरूरत थी कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट वहां किया है और जिस तरह के रिलेशन थे उसमें हमें भी अपना एक स्टैंड क्लियर करके वहां रहना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार जो डिप्लोमेटिक तौर पे काम करेगी ईमानदारी से करे, और हमारे नागरिकों के लिए भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को ध्यान में रखकर भी, अफगानिस्तान के नागरिकों के हित में भी, उसमें भी हम सरकार का जो सही दृष्टिकोण होगा उसके साथ। ठीक है। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अनिल जी, आफत में अफगान अब क्या करेगा हिंदुस्तान, और जो हिंदुस्तान करने की कोशिश कर रहा है वो सही ट्रैक पे है सर? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जो भारत की तरफ से पूरी कोशिश हुई है कि सबसे पहले तो अपने नागरिकों को बचाया जाए, और उसमें पूरी तरह से सक्षम है, और ये पहली बार नहीं, हर जगह हम लोगों ने किया है, और इंडिया एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह से बाहर निकला है हमेशा से, और बड़े से बड़े सिचुएशंस में हमने अपने लोगों का ख्याल किया, और वही एक सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि जो 20 साल से हम अफगान लोगों की और हिस्टोरिकली जो हमारे रिलेशंस हैं उनकी हम किस तरह से और मदद कर सकते हैं। तो ये एक जरूर बात है कि हमारे इस वक्त तालिबान के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं है, या हमारा कोई उनके साथ रिलेशंस इस वक्त नहीं है ओपनली, लेकिन ये बात वो भी जानते हैं कि जो भारत ने आज तक किया है वहाँ पर नेशन बिल्डिंग एफर्ट में, उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो चाहते हैं कि भारत पूरी तरह उनको कंप्लीट करे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारी है। तीसरी चीज़ ये है कि जब अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की आवश्यकता हो तो अफगान लोगों के लिए, जो आज हमारे विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि अफगान लोगों के साथ हम उनकी पूरी मदद करेंगे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं।
तो ये एक अच्छी पहल होगी हमारी तरफ से। चौथी चीज ये है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त चेयर कर रहे हैं पूरी कमेटी, तो 2 बार ऑलरेडी अफगानिस्तान रिलेटेड मीटिंग हो चुकी हैं और भारत इस वक्त वहां पर कोशिश कर सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर के तालिबान ने जो बातें वादे करे हैं दुनिया के साथ उनको निभाने की कोशिश करें। ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब भी हैं। तो विनोद जी, वेट एंड वॉच की पॉलिसी भारत की सही ट्रैक पे जाती दिखाई है सर? हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं वेट एंड वॉच को लेके? देखिए, भारत के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं। अच्छा। और जिस तरह के समीकरण भर के वहां आ रहे हैं और जैसा देखा गया है कि भाई वहां 2 सुपर पावर्स पहले से लोके जा चुकी हैं और चीन का जिस तरह से वहां प्रेजेंस वो चीन अपनी दर्ज करा रहा है और क्योंकि भारत के जो संबंध थे अफगानिस्तान से वो बहुत प्रगाढ़ थे और बहुत पुराने संबंध हैं और चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी रहे हों, तो भारत के पास और कोई विकल्प है नहीं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी उसको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, भारत का जो इम्प्लीकेशन है या भारत के ऊपर इसका जो इम्प्लीकेशन है, भारत को 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने जिस तरह से वहां से अपना पलायन किया है, इसकी भर्त्सना, इसकी मजम्मत पूरे विश्व में हो रही है। आप 20 साल वहां रहते हैं, आप एक बिग ब्रदर का रोल पूरे विश्व में आप इसका परचम लहरा के आप चलते हैं और फिर एक दिन आप दुम दबा के वहां से गायब हो जाते हैं। तो और अफगानिस्तान के लोगों को आप ऐसे लर्च में छोड़ जाते हैं कि वो न निगल सकते हैं, उस चीज को न उगल सकते हैं। जिस तरह का नरसंहार, जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह का अराजकता का माहौल वहां है, वो बिल्कुल निंदनीय है और अमेरिका स्क्वायरली इसके लिए जिम्मेदार है। अमेरिका के पास देखिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अमेरिका ये दावा करता है कि अगर कहीं कोई सुई भी हिलती है तो उसका हमें पता लगता है। क्या अमेरिका को ये पता नहीं था कि भाई काबुल का फॉल होने वाला है? क्या अमेरिका को ये पता नहीं था कि वो जो असला छोड़ के जा रहा है और दोहा में जो करार हुआ था उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग थी? क्या अमेरिका का कोई बरादर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है? क्योंकि 2010 में जब बरादर को पकड़ा था पाकिस्तान ने, 2018 में अमेरिका के इंटरवेंशन से ही उसको रिहा किया गया था। तो ये सब चीजें, एक चीज ये बताती है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है, क्योंकि अब विश्व के स्तर पे मजम्मत हो रही है। अमेरिका में भी बाइडेन साहब के खिलाफ बगावत के स्वर या इस तरह के उनका एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है। तो अब वो जिस तरह का एक वो कहते हैं ना कि गो स्लो मूवमेंट या गो स्लो एक्शन जो अमेरिका ले रहा है, देखिए इतनी बड़ी त्रासदी अफगानिस्तान पे आई हुई है। क्या यूएनओ को, क्या इस तरह के G7 की जो कंट्रीज हैं उनको इतना वक्त लेना चाहिए? अब तक तो हमारी जो फौजें हैं या जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो वहां पहुंच जानी चाहिए। बिल्कुल। अगर यूएनओ अगर पीस कीपिंग के काम में नहीं आ सकता तो अरबों खरबों रुपया इस पे खर्च करने की क्या जरूरत है? उसको डिसबैंड करना चाहिए। तो ये पूरी एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग है तालिबान और उसकी। अब क्योंकि तालिबान अमेरिका पे ही हावी हो गया है, तो अब बाइडेन साहब न तो उसको निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। और विश्व में देखिए जिस तरह की इमेज टार्निश अमेरिका की हुई है, इसका खामियाजा उसे कई वर्षों तक चुकाना पड़ेगा। जैसे उसको एक ब्लडी नोज वियतनाम में मिली, वही शिकस्त उसको 975 बिलियन डॉलर आप गवा के जी और अपना पूरा असला वहां तालिबान के आप हवाले छोड़ के चले जाते हैं और उनको एक ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि आप जो भी नरसंहार है या जो भी इस तरह की जो महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, जो खवातीनों के साथ बदसलूकी हो रही है, वो बदस्तूर चलती रहे। जी बिल्कुल। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका की तरफ भी बनती हुई नजर आती है। सर आप मेरे साथ बने रहिए। महेश जी, ऑडिबल हूं मैं आपके लिए? सुन पा रहे हैं मुझको इस बार? जी मैं आपको सुन रहा हूं। जी महेश जी, मैं यही समझ रहा था आपसे कि तालिबान के साथ संपर्क और संवाद की स्थिति में हम क्या कर रहे हैं सर, और आज की ऑल पार्टी मीटिंग में लबोलबाब क्या निकला सर? किन बातों पे चर्चा हुई, कहां पे हम हैं, कैसी हमारी स्थिति है, जरा बताइए मेरे व्यूवर्स को सर। देखिए, तालिबान का जो पाकिस्तान कनेक्शन है घनश्याम, वो समझ
जरूरत है और उसको समझे बगैर इस देश में इसी तरह का प्रशंसा करना, ईमान को तो कुछ यहाँ ऐसे तत्व हैं वो है ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि जब कोई ऐसा होता है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, इस्लाम के नाम पर वो अपना झंडा लेके खड़े होते हैं या फिर सियासत करने की कोशिश करते हैं जो देश हित में नहीं है। तो ऐसे लोग जब कुछ करते हैं या कुछ करते हैं या जिस तरह की कवायद शुरू करते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान भी होने लगता है बाद में, तो ये जो है इसको रोकने का जो प्रयास है सबको मिलके करना चाहिए और विशेषकर कांग्रेस और जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष या इनकी जो सबसे ज्यादा जिन समझते हैं जिन पार्टियों को ये जो अभी बोल रहे हैं या शुभम नुमानी हो या अन्य नेता जो तालिबान को लेकर इन्होंने पूरी स्थिति और तलीशा कर दिया और एक शब्द भी है विपक्ष के किसी नेता का सुनाई नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं पीछे सियासत है। तो देश है कि सियासत पड़ा है तो ध्यान में रखिए। आज ये जो ऑल पार्टी बुलाई गई, सर, इतने बड़े मुद्दे पे जो वैश्विक मुद्दा बन गया है, क्या विपक्ष को ये हक नहीं है जानने का कि वो जानना चाहे सरकार इस कदम को कैसे आगे बढ़ा रही है, इस मसले पे सरकार का स्टैंड क्या है? क्या विपक्ष को जानने का हक नहीं है सर? इसे आप सियासत कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ किस तरह से जानने का है, क्यों नहीं है? उसको बताया ना, आपको बताने की कोशिश किया कि भाई वहाँ पे तालिबान का अभी जो उसका रुख क्या लेता है, उसका रूप क्या लेता है, पाकिस्तान जो है इसके जरिए इसके आड़ में किस तरह से चीज फैलाने का और कितना नुकसान भारत का हो सकता है या भारत को नुकसान करने की अगर कोई कोशिश है तो ऐसे में हम कोई माहौल तालिबान को लेकर देश में बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी किस तरह से हम मजम्मत करें, किस तरह से उसको रोके, ताकि इसको जो चीज है जो हमारे देश में है तालिबान को लेकर, तालिबान अच्छा संगठन साहब है, पाकिस्तान के कनेक्शन को नजरअंदाज करके ये सब बात करते हैं। तो ये तमाम बातें जो है ऑल पार्टी मीटिंग में रखी और उसमें ये ठीक कह है, तो देना। कई मसलों पे ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा बात कर रहे हैं। तालिबान पर, अफगानिस्तान पर बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग की जिसमें हर पहलू पर आज चर्चा की गई। अजय उपाध्याय कांग्रेस से मेरे साथ हैं। तो अजय जी, इस मौके पे जब तालिबान को एक वैश्विक संकट के तौर पे पूरा विश्व देख रहा है और अपने अपने तरीके से उस पर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में क्या विपक्ष की नुक्ताचीनी, कमियां निकालने की आदत जायज है सर? क्या इस वक्त सियासत के लिए कोई गुंजाइश दिखाई देती है? क्योंकि रह के लगातार सरकार के स्टैंड को लेके, उनके रुख को लेके अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं जो विपक्ष अपने तरीके से पूछ रहा है। क्या ये सवाल पूछना सियासत है? उपाध्याय जी मुझसे प्रश्न कर रहे हैं आप? जी, आप इसे कर रहा हूँ सर। जी, मैं बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी नेटवर्क को लेकर। मुझे लगता है कि ये प्रश्न नहीं होना चाहिए क्या देश में कि हमारे नागरिक यदि वहां फंसे हुए हैं तो हम विपक्ष के नाते हों या पक्ष के नाते हों, पत्रकार के नाते हों या डिप्लोमेट के नाते हों या ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हों, विनोद दत्ता साहब, क्या हमें अपने नागरिकों का कंसर्न नहीं होना चाहिए क्या? ये प्रश्न यदि करूं कि कैसे उनको आप लाएंगे, क्या आपकी सर कंसर्न करना एक बात है, लेग पुलिंग अलग बात है ना सर। दोनों अलग अलग चीजें, कंसर्न अलग है, लेग पुलिंग अलग है। दोनों चीजों में भेद तो समझना होगा हमको। क्या प्रश्न है? ये सरकार तो चुपके रात दिन गाना गा रही थी, तालिबान के लोगों के साथ बैठक कर रही थी। क्या देश के लोगों को बताया है अभी तक जो चुपके क्या बात हो रही थी? जब बात हो रही थी तो हमारे नागरिकों को वहां क्यों रुकना, इतना संकट में डाला गया? क्यों नहीं उसको समय पर लाने का प्रयास हुआ? हमने $3 ट्रिलियन के लगभग का वहां खर्च कर दिया है और उसका क्या रास्ता निकला? आज जो है हम लगातार वहां सब चीज छोड़कर आ गए। हमने तो इन तालिबानियों को एक तरह से मजबूत कर दिया आज के समय में, और अभी भी हम पूछना चाहते हैं कि सरकार का तालिबान से क्या रिश्ता रहेगा? ये सरकार को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जनता को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हमारे देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार सरकार से है कि नहीं? कि भारत की सिक्योरिटी पर जहां प्रश्न आ रहा हो, आतंकवादी नेटवर्क वहां पे इतना बड़ा फैला हुआ हो, हमारे अमेरिका क्या, अमेरिका तो चला जाएगा। चाइना एक तरफ जश्न मना रहा है, रसा दूसरी तरफ जश्न मना रहा है, हम सिकुड़ने में लगे हुए हैं। भाई जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संकट हमको आने वाला है ना। हम देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी
ये प्रश्न करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो राह दिखाइए ना, सुझाव दीजिए, एडवाइस दीजिए, राह दिखाइए सर। सर अपने सुझाव दीजिए ना, राह दिखाइए, क्या तरीका हो सकता है वो बताइए। सर टांग खींचने के लिए थोड़ी बैठा है विपक्ष। सरकार जब सुझाव मांगती है तब सुझाव भी देते हैं, हमने दिया भी है सुझाव। कब सुझाव मांगती है सरकार, जरा बता दीजिए। नोटबंदी में क्या सुझाव मांगी, जीएसटी में सुझाव मांगी। जब जब चाइना हमारे एलएसी के अंदर आ गया, हम बार बार कहते रहे तो सुझाव तो छोड़िए, मानी ही नहीं कि अंदर आया है वो। अभी भी वही कहानी है। जब कश्मीर का जो प्रॉब्लम की बात आती है, कब बात मानती है ये, विदेशों के लोगों को बुलाती है, मानती है। याद कीजिए आप, 150 से ज्यादा लोग विदेश के आकर के वहां भ्रमण करके गए, लेकिन भारत के लोगों को कैद करके रखा गया। आप चाहते तो आप नहीं जा सकते थे कश्मीर, कोई बात नहीं। हम अभी भी कहते हैं अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय देखिए, घर में अजय उपाध्याय जी, घर में सरफुटव्वल होना अलग बात है, लेकिन घर के लोगों को उस समय इकट्ठा हो जाना चाहिए जब बाहर का कोई त्योरियां चढ़ा के हमको डराने की कोशिश कर रहा हो। सर ये मौका वो नहीं है ना कि आप जीएसटी नोटबंदी समझाएं, ये जीएसटी नोटबंदी समझाने का मौका है क्या? ये प्रश्न आपका मैं नहीं जायज मानता हूँ कि हमको क्या प्रश्न इस देश के नागरिकों के हित में जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, इस पर क्या हमको प्रश्न नहीं करना चाहिए सरकार से? महेश जी आ रहा हूँ। ये क्या बात हो गई? हम प्रश्न करें तो आप कहिए कि हम चुप रहे। क्या हम चुप रहे? वहां मरते देखे हम अपने लोगों को? आप बताइए ना, क्या हम अपने लोगों को मरते हुए देखना क्या हमारा आपका नैतिक धर्म है? तो फिर हम अपनाएंगे। आप भी अपने प्रश्न से अपने आप से पूछिए प्रश्न। महेश जी पूछ लें, यहाँ पे जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं वो पूछ लें, बात करने अपने आप से। अनिल जी आपके पास, ठीक है सर अनिल जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले महेश जी आप, ठीक है सर महेश जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं कुछ? ठीक है सर महेश जी। बातचीत कतर में हो रही थी, ये क्या बात आपकी हो रही थी? ठीक है अजय जी बात समझ में आ गई। महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो सब बेस्ट एफर्ट्स है ना, हमें हमारे एक भारत जान के कोई नुकसान, जान माल के नुकसान के बगैर हम अपने रेस्क्यू में सफल रहे। हम किसी भी तरह से उस को आज अपडेट किया और आज बच्चा पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हुए कहा कि हम देश के साथ हैं और इसमें हम किसी तरह से सरकार की जो भी जरूरत होगी विपक्ष की तरफ से वो पूरी तरह से उसके साथ खड़ा है, एकदम साथ है। लेकिन ये पूछने का अधिकार है कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। सरकार को बताना चाहिए। अजय जी ठीक है सर, सुन लीजिए। हमने कब कहा, हमने अजय जी कब कहा कि हम किसी चीज को पता, वही बताने के लिए सरकार बुलाई थी और इसी के लिए तो ऑल पार्टी मीटिंग आज किए हैं कि हम बताएं स्थिति, परिस्थिति क्या है वहाँ पे। तालिबान पाकिस्तान का डिस्कस हुआ और भी दुश्वारियां हैं इसको लेकर डिस्कस हुआ, भविष्य में क्या चुनौती पैदा होगी उसको भी हमने डिस्कस किया। ये स्ट्रेटेजिक मामला है ना। तालिबान से क्या बात हुई, ये तो डिस्कस नहीं हुआ है। आपको शायद नहीं सूचना है इसकी कि तालिबान से क्या बात हो रही थी दोहा और कतर में, और उसके बावजूद जो है हमारे नागरिक फंसे रह जा रहे हैं, जान दे रहे हैं। उनके हालत को जरा सोचिए महेश भाई, आप भी, हम सब एक जागरूक और संवेदनशील लोग हैं। ठीक है सर, अनिल जी के पास चलते हैं। क्या हो रही है अजय जी लगातार, अजय जी क्या हो गया सर? अजय जी क्या हो गया? अजय जी आज क्या हो गया सर? लगातार बोल रहे हैं हर किसी के बारे में। सर आप तो ऐसा नहीं करते हैं सर। आऊंगा आपके पास, महेश जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी असल में ये जो त्रिकोण बना है सर, चाइना, पाकिस्तान, साथ ही साथ तालिबान का, इस त्रिकोण में क्या भारत फंस गया है? क्या इस त्रिकोण को भारत पार कर पाएगा? और पार कर पाएगा तो कैसे कर पाएगा सर? आपके अनुभव क्या कहते हैं? देखिए, त्रिकोण से हमारा कोई मतलब नहीं है। भारत का अफगानिस्तान के साथ सदियों का नाता है, आप ये देख लें। और ये बात वहां पे जो भी सरकार रही है उसने इस बात को माना है। एक 1996 से 2001 तक का जो पीरियड था जब तालिबान सरकार पहली बार हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान की वजह से भारत को काफी नुकसान उठाना। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या तालिबान नहीं है, भारत की सबसे बड़ी समस्या अफगानिस्तान नहीं है, भारत की समस्या है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जीरो सम पॉलिसी जो सिर्फ भारत को अपना दुश्मन मान के उसके खिलाफ में, चाहे वो आतंकियों को लाए और उन्हीं के आतंकी है वो वहां से वापस आएंगे, उसी तरह मर्सनरीज आएंगे, उनको वो यूज करेंगे। तो हमें अपने बॉर्डर्स को भी ज्यादा रखना है, रेडिकलाइजेशन से बचाना है देश। ये चीजें हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रही बात चाइना का रोल, तो चाइना देखिए ये कोशिश हमेशा से करता रहा है कि भारत सिर्फ साउथ एशिया में ही बट के रह जाए तरह से, इससे आगे ना निकले।
तो उसको जहां पे भी हमारे नेबर्स में अफगानिस्तान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है और उनके लिए भी उनका बॉर्डर भी है, शिनजांग में वहां पर उइगुर मुस्लिम हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, उन सबसे ये उनको इस बात का खतरा है। इसलिए वो तालिबान के साथ में भी उन्होंने मिलकर कहा, उन्होंने अपना ट्राइलैटरल कोऑपरेशन बनाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का। तो वो BRI बॉर्डर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या वहाँ अफगानिस्तान की खनिज संपत्ति की बात हो रही है, उन सब के लिए उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का, सपोर्ट करने का फायदा दिया है। का जो है वो US और चाइना के बीच जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है उसमें चीन उसका पूरा फायदा उठा। तो भारत के लिए जरूर इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान ये भी जानता कि भारत के जो भी आज तक इन्वेस्टमेंट वहां पर हुआ है, और आज अगर आप टाइम की बात सुनी स्पोक्समैन की, तो उसने बड़ा क्लियरली बात कहा कि हम भारत जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किए हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और वो जो रह गए उनको 500 प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, क्योंकि जो भारत ने 34 से 34 प्रोजेक्ट में हाई इम्पैक्ट किए हैं उससे लोगों को फायदा हो, अफगान लोगों को फायदा। आज अगर आप देखें तो सारी दुनिया में अगर आप इसी के बारे में देखेंगे तो भारत की वहां पर सबसे अच्छी है। तो ये आपका ग्रासरूट लेवल पे एक वो रहेगा। चीज ये है कि आप चीन के साथ कब कर पाएंगे वहां पे, स्ट्रेटेजिकली ये थोड़ा मुश्किल काम, तो इसलिए हमें जो है रशिया और ईरान के थ्रू ज्यादा जाना। अब चूंकि रशिया भी वहां पर कम्पीट कर रहा है, देखिए रशिया चाइना के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके बीच में एक कंपटीशन जियोपॉलिटिकल भी है सेंट्रल एशिया को लेकर, यूरेशिया को लेकर, तो भारत उससे अच्छी तरह से फिट हो जाता है और इस तरह हमें उसको डील करना पड़ेगा। तो जैसे तो वेट एंड वॉच की जो बात कही है, दूसरी चीज ये है कि देखिए काफी सारे जो तालिबान के बड़े लीडर्स भी हैं और जो मिलिट्री फॉर्मर हैं वो हमारे यहाँ पे ट्रेन किए हुए हैं इंडिया में, जैसे शेर मोहम्मद के बारे में मुस्तकबिल दाई है और दूसरे भी हैं, तो वो सब जो वहाँ पे उसका जो जी, तो कई तरह की क्वेश्चन हैं सर, कई समीकरण हैं जिन पे भारत गौर कर। लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं तालिबान की स्थिति को लेकर, भारत की स्थिति को लेकर, और खासकर वेट एंड वॉच का जो सिलसिला शुरू किया है भारत ने, वो कब तक रहेगा और कितना मुफीद है इसी चाल पर चलना, ये भी समझने की कोशिश है। हमारे साथ विनोद दत्ता जी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। विनोद जी, अभी ब्रेक से पहले त्रिकोण की बात हम कर रहे थे जिसमें तालिबान का जिक्र था, पाकिस्तान का जिक्र था, साथ ही साथ हम चाइना का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन सर स्पेसिफिक अगर पाकिस्तान की स्थिति को समझने की कोशिश करें, क्योंकि तालिबान के शासन के बाद पाकिस्तान बहुत खुश है, सर ये खुशी उसको अपने लिए या फिर भारत को लेकर भी कोई कई सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होंगी जो खुशी की वजह है, आप कैसे देखते हैं सर? विनोद जी, आप मेरे साथ हैं? हाँ हाँ बिल्कुल हूँ, बोलिए सर। ऑडिबल हूँ मैं, आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ सुन रहा हूँ सर। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि असल में पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो तालिबान शासन के बाद पाकिस्तान बहुत खुश है, सर उसकी खुशी की वजह क्या है? वो अपने लिए खुश हो रहा है या फिर कुछ नुकसान भारत को पहुंचाने की भी कोई प्लानिंग हो सकती है अफगानिस्तान के जरिए, इस वजह से भी खुशी है? देखिए पाकिस्तान के पास दूसरा कोई चारा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान चीन की एक वो कठपुतली बन चुका है, क्योंकि जो चीन जैसे चीन चाबी भरेगा वो वैसा प्रदर्शन करेगा। आप उसके अगर पाकिस्तान की माली हालत देखें, उसको जितनी भी माली इमदाद मिलती थी वो सब बंद हो चुकी है। उसका जो एक्सटर्नल डेट है वो करीब 42% चीन से उसको आता है, या जो कर्ज है 42% चीन का है। चीन की एक वो जिसे वेसल स्टेट अंग्रेजी में कहते हैं, या एक कॉलोनी बन के रह गया है जी। चीन तो खुद अपना जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या प्रत्यक्ष रूप से अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो अफगानिस्तान में नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि 2 सुपर पावर वहां फेल होके जा चुकी हैं। तो वो एक प्रॉक्सी प्रेजेंस पाकिस्तान की वहां रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो उसके पास और कोई दूसरा चारा है नहीं, और पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आप देखिए बैनुल-अक़वामी स्तर पे अगर आप ये देखें जो इस्लामिक दहशतगर्दी है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस्लामिक देशों ने ही उठाया है, और पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान खुद डिसइंटीग्रेट होगा। 3 या 4 बल्कनाइजेशन और पाकिस्तान बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
क्योंकि आप ये देखिए कि वो कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही तालिबान काफी था, हर शाख पे तालिबान बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से ये खुद अपना इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, और चीन अपना उसका जो एम है, जो मुद्दा है, वो अपनी प्रेजेंट, जैसे उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया है, जैसे उसने पाकिस्तान पे ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है, ऐसे ही अफगानिस्तान के जो खनिज संसाधन है उनको वो वहां से अपना वो करेगा। तिब्बत में आप देखिए जो फ्रेश वाटर या पेगांगसो का जो लड़ाई है वो सिर्फ फ्रेश वाटर के लिए है, क्योंकि उसने जितने ये माइक्रोचिप्स खरीदे हैं, चाहे वो अमेरिका से हो या किसी दूसरे देश से हो, जापान से हो, तो वो अपनी न्यूक्लियर पावर, क्योंकि उसने जो अपनी विजन है वो 2050 तक सुपर पावर बनने की बना रखी है, और वो उसे हासिल करके रहेगा। और इसके अंदर वो जितनी जैसे लिथियम है या इस तरह के कोबाल्ट या इस तरह के जो संसाधन है, वो अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस वहां दर्ज करा के पूरे जो सेंट्रल एशिया है उस पर वर्चस्व कायम करेगा। और फ्रंट पे आप देखिए पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि ये जो 4 देशों का जो क्वाड बन के उभर के आ रहा है, जिसके अंदर ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये भारत के लिए चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। और इसके लिए भारत एकदम सक्षम है, तैयारी चल रही है। क्योंकि देखिए जो मकबूजा कश्मीर है, अगर आप पहले मैं कश्मीर में करीब 3 टेन्योर किए हुए हैं, तो जो पहले आतंकवादी या दहशतगर्द जो आते थे वो मर्सनरी से, अफगानी से या तालिबान के जो लड़ाके थे वो आते थे। अब बिल्कुल वादी कश्मीर में दहशतगर्दी की बिल्कुल कमर तोड़ दी गई है। वो बिल्कुल एक आप ये देखिए पहले जो इंसर्जेंसी के ऑपरेशन थे वो 3, 4, 5, 6 दिन चला करते थे, आज 24 घंटे से ज्यादा नहीं चलते हैं। न तो उनका कोई ट्रेनिंग का बेस है, न काडर है, न उनमें स्टेमिना है। तो ये जो समीकरण उभर के आ रहा है, हमें पंजाब की तरफ ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान का जो 85% जो आमदनी का जरिया है वो ड्रग्स या मादक पदार्थों से है, और वो ISI के साथ मिलके इसको पंजाब जो हमारा स्टेट है उसको ज्यादा एनकैश करना चाहेगा। तो हमें पंजाब के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमें कई समीकरण हैं जिन पे लगातार ध्यान देने की जरूरत है, और उन्हीं में से महेश जी एक ये भी बात समझाइए कि जिन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, खासकर जो वहां से हिंदू हैं या फिर जो सिख हैं जिनको यहाँ लाया जा रहा है, उनकी नागरिकता को लेकर सरकार ने क्या सोचा है? सर, कैसे उनको यहाँ एडजस्ट किया जाएगा? ये तो पहले ही भारत सरकार ने कानून बना, ये का जो कानून उसका बेनिफिट कहीं न कहीं तो हिंदू है या जो सिख मिलेगा। सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में ये है तालिबान की, जिस तरह से खिलाफ कुछ जिहाद था और ये जो नेता थे या हाईजैक पे जो लोग थे, जिस तरह से पाकिस्तान रिहा कर रहा है और तालिबान के लोगों से, और ये भी है कि वो लोग कहीं सरकार में शामिल ना हो जाए। अगर वो सरकार में शामिल हो तो उससे सबसे बड़ी चुनौती चाइना को नहीं मिलनी, ईरान को नहीं मिलनी, पाकिस्तान को मिलनी है। अब ये लोग जो है जो सक्रिय हुए हैं किसके साथ जी। महेश जी से शायद हमारा संपर्क कट गया। महेश जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन अजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो अजय जी, जिन बातों को लेकर सरकार कन्विंस कर रही है उससे आप कन्विंस नजर नहीं आते, लेकिन विपिन रावत की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, अगर किसी भी तरह की कोई आतंकी गतिविधि होती है जो भारत को नुकसान पहुंचाएगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। संतुष्ट हैं इस बात से कि हम तैयार हैं? हमारी सेना के प्रति हमारा पूरा समर्पण है और सेना पर पूरा देश का भरोसा भी है। सेना ने पहले भी ऐसे एक से एक वीर काबिल काम किया है, और आगे भी पाकिस्तान हो या चाइना हो, उस पर जहां जवाब देने की जरूरत पड़ती है हमारी सेना देती है और देगी भी। सरकार से यदि हम कोई बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि और हमारी सिक्योरिटी इंपेरेटिव जो है, सिचुएशन जो है इस रीजन्स की, उसमें हमारी अहम भूमिका हो और हम और मजबूत हो। हमारी सुरक्षा की जो बाकी जरूरतें हैं वो पूरी तरह से सेफ रहे और सिक्योर रहे। पाकिस्तान को कौन नहीं जानता किस तरह का देश है, किस तरह वो आतंकवाद का अड्डा है, किस तरह ऐसे लोगों को प्रमोट करता रहा है। पूरा साउथ एशिया, पूरा विश्व जानता है। अमेरिका को
को भी गलफत में रह करके, और जिस तरह वहां पे तालिबान को बढ़ने का मौका दिया, सबको पता है। तो पाकिस्तान हमारा आज से नहीं, एक तरह से ये जमीनी दुश्मनी है, एक तरह से लगता है, तो कभी भी उस पर भरोसे के लायक नहीं है। चाइना और उनका जो जिस तरह से अभी बना हुआ है गुट, अभी अनिल जी ने भी बताया और विनोद दत्ता साहब लोग बता रहे हैं और देख ही रहे हैं हम लोग, ये दोनों की जो ये जोड़ी है, ये जोड़ी हमारे विरुद्ध रही है शुरू से। हमें इन परिस्थितियों में और अपने को पूरी तरह से एक समन्वित नीति अपनाते हुए और कूटनीतिक स्तर पर भी और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी हमें वाकई एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इस पर हमें ध्यान रखना होगा। हमारी अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न है। ये सच्चाई है कि देश की सेना मजबूत है। देश की सेना को जब जब मौका दी है सरकार ने, उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, चाहे चाइना के फ्रंट पे हो या पाकिस्तान के फ्रंट पे हो। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, ये तालिबान से किस तरह हम इंगेज्ड होंगे और किस तरह से हम उनसे हम अपने लोगों की सुरक्षा और साथ में भारत की भी विदेश नीति की जो एक निरंतरता है वो कैसे मेंटेन हो, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अफगानिस्तान के लोग हमारे अपने हैं, हमें मानकर चलते हैं। तालिबान का वहां कब्जा जरूर हो गया है, लेकिन जो हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं अफगानिस्तानियों से, वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिलेशन है। हमारी सांस्कृतिक एकता का एक तरह से सूचक रहा है। बीच में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपना मुंह बाए हुए रहा और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास किया है। लेकिन अफगानिस्तान की आम आवाम जो है कहीं ना हमारे साथ पहले से जुड़ी रही है और हमने उनके लिए करने का भी प्रयास लगातार किया है। वहां के लोगों की संवेदना है, लेकिन कभी तालिबान ने नहीं चाहेगा या पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये संबंध हमारे अच्छे हो। इसके लिए हम सबको ईमानदारी से एक प्रयास करना है और हमारे पार्टी और विपक्ष और पक्ष, मैं कहता हूं सबको इन मुद्दों पर आपस में क्लियर रहना होगा और उसमें हमें साथ देना है। और हम लगातार हमारे साथ बनने में पूर्व राजनयिक अनिल जी भी हमारे साथ है। तो अनिल जी, अब अफगानिस्तान की जो स्थिति हम देख रहे हैं तालिबान के तौर पे, सर ये भी समझ में आ रहा है कि जो जैश ए मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, इस तरह के जो संगठन है ये लगातार सक्रिय होते जाएंगे, इनको खाद पानी मिलती रहेगी। सर इनका खाद पानी मिलने का असर हम पर भी होगा क्या, और हमें सचेत रहने की जरूरत है? बिल्कुल, हमें जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उन सब से, और खासतौर से जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप हैं और जिन्होंने अभी 10,000 करीब के सैनिक जो है वहाँ पे टेररिस्ट वहाँ गए थे तालिबान के साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान ने उनको वहाँ अफगानिस्तान में भेजा था, उसमें से वापस भी आए हैं। तो हमें तो पूरी तरह से टेररिज्म के खिलाफ में तैयार रहना पड़ेगा हर समय, और भी चौकसी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तालिबान हो सकता है कुछ वहाँ पे आईसिस को अल-कायदा वो भी भारत से नहीं मानते, भी भारत के खिलाफ। तो टेररिज्म के खिलाफ हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना है और हर हाल में रहना। और इसको मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमें तालिबान से डायरेक्टली कोई समस्या नहीं है, ना तालिबान डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक करना चाहता। लेकिन चीज यह है कि पाकिस्तान जो तालिबान का आप कहिए एक तरह से, उसकी पूरी पॉलिसी जो है वो भारत के खिलाफ है और वो उसको यूज। सर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, आपकी आवाज भी डिस्कनेक्ट हो गई है, सही तरीके से नहीं आ पा रही। विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, असल में जो स्थिति तालिबान की तरफ से पोर्ट्रे की जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है, वो ये है कि तालिबान अब पहला वाला तालिबान नहीं रहा। 90 के दशक के तालिबान में और अब के तालिबान में फर्क है, ऐसा तालिबान का कहना है। सर क्या ये माना जाए तालिबान बदल रहा है, और अगर बदल रहा है तो क्या तालिबान भरोसे के लायक है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? सर देखिए, तालिबान की, हेलो, हाँ विनोद जी सुन पा रहे, बोलिए ना। हाँ देखिए, तालिबान का जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है या जो प्रारूप है जी, वो बिल्कुल कभी नहीं बदलेगा। हाँ, जो बदले हैं वो क्योंकि उन्होंने कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अपना लिया है। क्योंकि आजकल जिस तरह के टेररिस्ट वहाँ हैं या दहशतगर्द हैं, वो जिहादी लैपटॉप वाले टेररिस्ट हैं या दहशतगर्द हैं, वो टेक सेवी दहशतगर्द हैं। तो जो पीआर एक्सरसाइज, जो पब्लिक रिलेशन की एक्सरसाइज है, वो उन्होंने कर ली है, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहते हैं। तो वो एक ऐसा एक स्मोक स्क्रीन या सूडो फ्रंट पोज करेंगे कि हम हर एक को जनरल एमनेस्टी हमने दे दी है, कोई वहाँ तशद्दुद या कोई इस तरह की कोई वारदात नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन पर्दे के पीछे
आप ये देखिए जिस तरह की लिस्टें वहां बन रही है कि 18 साल से लेके 45 साल तक की खवातीनों की लिस्ट बनाई जा रही है, उनको बतौर सेक्स स्लेव बेचा जा रहा है। तालिबान के जो लड़ाके हैं वो लोगों के घर में तलाशी के बहाने वहां से नकदी, जेवरात, गाड़ियों की चाबियां और वहां जो खवातीन है या जो लड़कियां हैं उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो ये इनका जो प्रारूप है वो बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। और ये देखिए जिस दिन उनको इस तरह की रिकग्निशन मिली, क्योंकि अभी उनको मालूम है कि उनको इसकी जितनी भी माली इमदाद है वो सब बंद हो गई है। अमेरिका अभी भी जीवंत है या ज्वलंत है ये मुद्दा उनके पास, तो कभी भी अमेरिकन या नेटो फोर्सेस या यूएन फोर्सेस कभी भी वहां लैंड कर सकती हैं। इसीलिए तालिबान ये कह रहा है कि आप 31 तारीख तक सारे ट्रुप्स यहाँ से विड्रॉ करिए, हवाई अड्डे जो हैं या हवाई बेसिस हैं उनको खाली करिए, क्योंकि सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी तालिबान के लिए जब तक ये नेटो फोर्सेस के पास काबुल या बगराम जैसे एयरपोर्ट रहेंगे या एयर बेसिस रहेंगे तब तक तालिबान हमेशा वल्नरेबल है। तो वो ये नहीं चाहते कि दोबारा आके नेटो फोर्सेस या और जो बाकी कोलिशन है चाहे वो डेमोक्रेसीज का हो वो वहां आके कोई ऑपरेशन लॉन्च करे, क्योंकि देखिए 70-80 हजार 70-75 हजार तालिबान को टैकल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही बात है। भारत का आप इतिहास देखिए, सन 71 की लड़ाई में 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और उस टाइम भी ईस्टर्न आर्मी कमांडर जो पाकिस्तान आर्मी के थे लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, उन्होंने हथियार डाले थे। तो भारत के लिए ये कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग इसमें थानेदार बन रहे हैं या जो लोग इस तरह का अपना जो बिगर रोल चाहे वो रीजनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, हाँ उनका उत्तरदायित्व बनता है। भारत हमेशा तैयार है, भारत हमेशा एक बैलेंस पॉलिसी मान के चलता है और भारत हमेशा अफगानिस्तान के लिए खड़ा है, वहां के लोगों के लिए खड़ा है। ठीक है, और भारत ने इस समय समय पे दिखाया भी है। सर आप मेरे साथ रहिए। सर महेश जी आप मेरे साथ हैं, आवाज मिल पा रही है आपको? महेश जी आप हैं मेरे साथ? महेश जी तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन अजय उपाध्याय मेरे साथ। महेश जी ऑडियोबल हूं मैं आपके लिए, सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, सुनते हैं? जी मिल रही है सर आवाज, लेकिन बहुत बेहतर नहीं मिल पा रही, लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि वेट एंड वॉच की स्थिति भारत की इसलिए है क्योंकि अभी विश्व के दूसरे देश भी किसी तरह का रुख स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। जब बाकी देश अपनी चीजें तय कर लेंगे तब भारत भी तय कर लेगा। बाकियों को एक बार ट्रेंड सेट करने की वेट में हम रुके हुए हैं, बाकी देशों के हिसाब से हम चलेंगे अब? नहीं देखिए घनश्याम जी, और देशों के जो है ना भारत की स्थिति थोड़ी सी भौगोलिक कारणों से या कह लीजिए कि अफगान के साथ जो एक लंबे अरसे से जो हमारे संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें तो एक हमारी जो एक साझेदारी है या कह लीजिए कि अफगान जो नागरिक हैं उनको हमने जिस तरह भारत में उनको एक तरह से मदद किया या सपोर्ट किया है या अफगान के निर्माण में हम जिस तरह से अपनी भूमिका अदा किए हैं, तो इन सब चीज को अगर ध्यान में रखिए तो निश्चित रूप से हमारी चिंता जो है अफगान को लेकर हमेशा बनी रहेगी। और ये चुनौती जो है पाकिस्तान के लिए नहीं है, अफगान बर्बाद हो जाए उससे पाकिस्तान को कोई लेना देना है। वो एक आतंक की एक फैक्ट्री जो है अफगान में चलाने की कोशिश करेगा, वहां से एक उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, वहां जैसे अभी वो खा इसी बात के लिए रहा है, आतंकियों को पैदा करना, आत्मघाती दस्ते तैयार करना, बम फोड़ना, ये सब चीजें जो है ना पाकिस्तान को आज जो है अगर वहाँ पाकिस्तान के लोगों को, तो ये सब पाकिस्तान के हुक्मरान यही कहते हैं कि अगर आपको जिंदा रहना है, आपको रोटी चाहिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सोचने की बात है कि ये अफगान को पाकिस्तान कहीं इस रास्ते पे ना ले जाए। एक तो सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको हम कैसे रोकें, उसका खामियाजा हमें ज्यादा भुगतना पड़ेगा क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी अफगान के साथ कुछ ज्यादा है और देशों की वजह। देखिए अमेरिका का, रूस का, चाहे चीन का, उनका एक हो सकता है कि क्षणिक हो या कोई उनका एक व्यावसायिक हो या कुछ उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो, लेकिन हमारे उस तरह के नहीं है। हमने काबली वाला, अगर हम और आप घनश्याम जी याद रखिए, काबली वाला हम एक चैप्टर पढ़ा करते थे बिल्कुल। लाइफ में, और अफगान को हम उस तरह से याद रखते हैं, हमारे जहन में है अफगान।
तो हम उससे जुदा नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो तालिबान है, ये पाकिस्तान ही तालिबान है, ये पाकिस्तानी तालिबान है या अफगानी तालिबान है? ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब यहाँ कोई सरकार, अंतरिम सरकार बनती है, वो किस तरह से काम करती है, उसमें उन्मादी किस तरह से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हक्कानी ने मुल्ला याकूब, उसको ट्रेन किया है, उसको गुरिल्ला ट्रेनिंग दी है, वहां से बलूचिस्तान से वो ट्रेन होकर आया है। तो सवाल है कि अब ऐसे लोगों के हाथ में शासन होगा तो वो किससे कंट्रोल और कमांड होगी? तो ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का एहतियात बरतना पड़ेगा देश में कि जो इसको महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, जो तालिबान को अच्छा बता रहा है, जैसे अभी ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब ने जो बात कही, वो सोचने वाली बात है कि वहाँ जिस तरह से असमत से, महिलाओं के असमत से खेला जा रहा है, जिस तरह से लोगों के जान माल का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी तुरंत अभी खबर मिली कि काबुल पर जो है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। उसकी चेतावनी 4 दिन पहले से दी भी जा रही थी कि ऐसा ब्लास्ट हो सकता है, वो एयरपोर्ट पे हो भी गया है। अब पाकिस्तान, अब इसमें जो है पाकिस्तान की तरफ जो है नेचुरली ये जो है कहीं ना कहीं ये एक इस तरह का जब माहौल वहाँ होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं तालिबान कितना ही छाती पीट के चिल्लाता रहे कि वो बदल गया है, लेकिन वो बदलने वाला नहीं है, और बदला भी है तो उस पर इतनी जल्दी हम यकीन करने की स्थिति में नहीं है। शुक्रिया सर, लोकतंत्र में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए, चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।